तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले टॉपिक के बारे में, जो कह लिया जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है। कल हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं और इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अब हम लोग जो बात करेंगे बेसिक, आप लोगों ने सुना होगा कि बेटा जो नेचर में चार तरह के फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, उसका रूल्स क्या है, उसके लॉ क्या हैं, जिसको हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ के नाम से। तो आज हम लोग अगले सीरीज में, अगले टॉपिक में जो पढ़ना है बेटा, वो है कूलम्स लॉ। क्या बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लिया जाए बेटा, कूलम्स लॉ। क्या बच्चों, ये है कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ क्या था कि जब हम लोगों को पता चला कि दो चार्जेस के बीच क्या होता है, एक तरह का फोर्स लगता है, या तो फोर्स अट्रैक्शन का होता है या तो रिपल्सन का होता है। दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, दो चार्जेस हैं बेटा, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो दो तरह का फोर्स लगता है। या तो जब दोनों सिमिलर चार्जेज हों, दोनों चार्जेज के नेचर्स क्या हो, सेम हो, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन का लगता है। यदि वो दोनों चार्ज अपोजिट हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है। वो कैसा होता है, वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो अब देखें कि उन दोनों चार्जेस के बीच मैग्नीट्यूड कितना काम करता है। तो कूलम्ब साहब ने बताया कि इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, कितने चार्जेस है बेटा, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, इनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। सपोज दैट सेपरेशन इज R। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि ये दोनों चार्ज Q1 Q2 का प्रोडक्ट हम लोग ले लें, क्या ले लें बेटा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट ले लें, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, Q1 Q2 के प्रोडक्ट की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, उतना ही फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब उनके बीच जो फोर्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। Q1 Q2 का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा, फोर्स उनके बीच उतना स्ट्रॉन्ग लगेगा। और दूसरा जो था ये था कि इनके बीच जो सेपरेशन होगा, ये जितना कम होगा, ये जितना कम होगा वो फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोग कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in between 2 point charges is directly proportional to the product of 2 charges and inversely proportional to the square of distance between the 2 charges। अब इन दोनों को एक साथ हम लोग लिखा जाए तो F is directly proportional to Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग रिप्लेस करते हैं, यहाँ रखेंगे कांस्टेंट K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब वेयर जो K होता है हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू, बेटा इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हैविंग द वैल्यू। इस पूरे K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा 9 10⁻⁹, और यूनिट क्या हो जाएगी, देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलाम स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बेटा ये रूल है, ये लॉ है, तो लॉ हम आप चेंज नहीं कर सकते। तो कूलम्स लॉ समझ में आ गया सबको। अब देखें कि सेम अरेंजमेंट, अच्छा देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखें, ये बेटा इसको बोलते हैं आल्सो एंड एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 8.85 10⁻⁻12। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए अब परमिटिविटी पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग बाद में तो किया ही जाएगा, अभी थोड़ी सी चर्चा ऐसे कर लें कि ये जो परमिटिविटी है ये जिस मीडियम में चार्जेज रहते हैं उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बताता है। किसको बताता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को। मान लीजिए अभी ये अपना चार्ज जो है एयर मीडियम में है या वैक्यूम में है, तो उसको किससे लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट से लिखेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.85 10⁻⁻12। लेकिन यही चार्जेस की मीडियम यदि हम लोग कहीं दूसरे जगह कर दें, जैसे एयर या वैक्यूम में रखने के बजाय किसी दूसरे मीडियम में रख दें, जैसे वैक्स में रख दें, पेट्रोल में रख दें या दूसरे मीडियम में रख दें, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, बदल जाएगी। और कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगी तो ये जो परमिटिविटी जैसा वर्ड हम लोग फ्री स्पेस के लिए यूज किए हैं, तो दैट परमिटिविटी हम लोग उस मीडियम के लिए बोलेंगे स्टूडेंट। तो कोई दिक्कत, चलें। तो परमिटिविटी बेसिकली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, चलें स्टूडेंट। अब देखें आगे क्या होगा, यदि सेम अरेंजमेंट को, इफ द सेम अरेंजमेंट ऑफ charges placed in a medium, किसी दूसरे मीडियम में डाल दें, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। बेटा देखें एक के जो था ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है। फिर से समझें, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जब हम लोग ये मीडियम कुछ और था, इनके बीच क्या था, मीडियम कुछ और था, हमने क्या किया, सेम चार्ज को पकड़ा और किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया। जिस मीडियम में डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो अब देखते हैं फोर्स कितना हो जाएगा। तो जो फोर्स होगा उसको हम लोग लिखेंगे एफ मीडियम। क्या लिखेंगे, एफ मीडियम के लिए लिखेंगे। तो क्या बदलेगा बेटा, 1/4πε0 में यही बदल जाएगा ना, परमिटिविटी बदल जाएगी और ये हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट। चलिए एक बार हम लिख देते हैं मीडियम के लिए एप्सिलॉन मीडियम, और ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 वही रहेगा, उनके बीच का सेपरेशन तो नहीं बदलेगा, वही रहेगा। अब जो ये होता है ये एप्सिलॉन मीडियम के लिए होता है के टाइम एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, मतलब जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना गुना बढ़ जाएगा। तो अब इस चीज़ की जगह पे ये चीज़ें रख दें, तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/4π के
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चले देखो इसको इक्वेशन 1 ले लें हम लोग। चले इक्वेशन 1 ले सपोज करें तो एक कितना हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से हम लोग डिवाइड करें, सो f बाई एफ मीडियम, देखिए एफ कितना था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट आप जानते हो कि जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन फ्रैक्शन के साथ करते हैं, क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन का डिवीजन दूसरे फ्रैक्शन से करते हैं तो दूसरे फ्रैक्शन क्या होते हैं, दूसरे फ्रैक्शन इनवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दूसरे फ्रैक्शन इनवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखिए बेटा पहला तो यही था, हम लोग इतना रखें, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा फ्रैक्शन ये है तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, क्या आ जाएगा Q1 Q2। तो देखें Q1 Q2 को Q1 Q2 ने कैंसिल किया, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ने कैंसिल किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एफ बाई एफ मीडियम जो आया वो के इक्वल आया। फिर से सुने, एफ मीडियम एफ बाई एफ मीडियम कितना आया, के इक्वल आया। या आप कह सकते हो कि जो फोर्स मीडियम में लग रहा है वो एयर में लगने वाले फोर्स को के से डिवाइड कर दिया जाए तो इक्वल आ जाएगा। अरे यही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है अपना, यही स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब कि यदि एयर में जो फोर्स लग रहा है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो जिस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं उसमें उतना फोर्स लगेगा। क्लियर है? यहां से हम लोग कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ फोर्स इन मीडियम, the ratio of force in air to the force in medium is equal to the dielectric constant। क्लियर? कोई दिक्कत? चलें आप इसको स्क्रीन पॉज करें, नोट करें। देखें चलो और थोड़ा सा इस पे पीएचडी करते हैं। देखो बेटा ये आ गया अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या आ गया, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो एक बात करें, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल ये है कि मान लो ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच R सेपरेशन पे जो फोर्स लगा, चलो देखते हैं फोर्स कितना लगा। मान लेते हैं बेटा एग्जांपल देखिए, जैसे 20 न्यूटन लगा। कितना लगा? 20 न्यूटन। इसी चीज को हमने एक मीडियम में डाल दिया बेटा, मीडियम में डाल दिया, जिसमें फोर्स कितना हो गया, फोर्स कितना हो गया बेटा, इसमें फोर्स आ गया, चले बताएं 10 न्यूटन आ गया। अब हम पूछें कि कितना गुना घट गया, कितने फैक्टर से घटा फोर्स, तो फैक्टर से घटा F बाई एफ मीडियम, क्या 20/10, क्या 2 फैक्टर से घटा, क्या 2 गुना से घटा, तो बेटा यही आपका कहलाएगा 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? क्या कहलाएगा ये 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल मान ले बेटा एक मीडियम है, चलो ए Q1 Q2, इसमें फोर्स लग रहा है बेटा 12 न्यूटन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। तो यही एयर में कितना हो जाएगा, F एयर में कितना हो जाएगा, F मीडियम है। चलो स्टूडेंट देखें F मीडियम कितना लग रहा है, 12 न्यूटन है, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 3 है।
तो फोर्स कितना लग जाएगा? अरे फोर्स तो लगता है, ये देखें इसका फोर्स कितना लगता है, एफ बाई के टाइम्स एफ मीडियम। तो के कितना है 3, मीडियम कितना है 12, तो एफ कितना लग गया एयर में 36 न्यूटन। क्या समझ में आ गया सबको? क्लियर? तो चले, ये अपना था क्या बेटा, कूलम्स लॉ। अभी और इसके न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे किया जाएगा, आप इसको नोट करें। क्लियर? ओके। देखिए स्टूडेंट, अब कुछ फैक्ट्स हम लोग कूलाम लॉ के बारे में और जाना जाएगा। कुछ फैक्ट्स और हम लोग जाना जाए कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ, पहली चीज़ बेटा कि जो कूलम्स लॉ है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स होता है और जो इससे फील्ड क्रिएट होती है उसको सेंट्रल फोर्स फील्ड बोलते हैं। फिर से सुने कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या कूलम्स लॉ होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा होता है बेटा? सेंट्रल फोर्स। और इसके अराउंड जो रीजन मिलता है वो सेंट्रल फोर्स फील्ड कहलाता है। थोड़ी सी चर्चा और आपको बता दें, 11th में पढ़ाया जाता है कि सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्स जिनका डायरेक्शन या तो टूवर्ड सेंटर लगे या अवे फ्रॉम द सेंटर लगे। जिस पॉइंट पे हमको फोर्स का डायरेक्शन देखना उधर लगे या उस पॉइंट से अवे लगे, सच टाइप ऑफ फोर्स कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। एंड दिस सेंट्रल फोर्स ऑलवेज होल्ड्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, which holds इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो स्टूडेंट ने बताने का मेरा पर्पज क्या है कि एक बार एक प्रॉब्लम पूछा हुआ था मेडिकल टेस्ट में, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है। प्रॉब्लम ये था कि कौन कौन से फोर्स, विच फोर्स डज नॉट होल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ, विच फोर्स डज नॉट होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स जीएफ, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करता है, ये भी सेंट्रल फोर्स होता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ईएफ, हाँ जीएफ के बाद ईएफ, ये भी होल्ड करता है, अभी बताया मैंने। तीसरा था कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स, वो भी होल्ड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स या स्प्रिंग फोर्स वो भी होल्ड करता है। फोर्स था न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एनएफ। तो जीएफ पढ़ा, ईएफ पढ़ा, सीएफ पढ़ा, एनएफ। स्टूडेंट, ए न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट होल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। यही वजह होता है, आप देखें अपने न्यूक्लियस के अंदर क्या सबके सब पॉजिटिव प्रोटॉन भरे हैं? यदि पॉजिटिव प्रोटॉन भरे हैं तो उनके बीच होना चाहिए रिपल्सन, क्योंकि सबके सब पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज के बीच क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो रिपल्सन होने चाहिए। लेकिन कभी भी क्या न्यूक्लियस को तोड़ के कोई प्रोटॉन निकला? नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज,
डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, जो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो उनके स्पिनिंग पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी रोटेशन, उनकी स्पिनिंग कैसे होती है, उस पर डिपेंड करता है, वो आपके नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है और एक कंजर्वेटिव भी नहीं होता है। तो यही फोर्स आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड नहीं करता है। तो क्लियर है। लेकिन यही थोड़ा सा हैवी न्यूक्लियस हो जैसे यूरेनियम का, तो उसमें थोड़े बहुत कूलॉम्स लॉ होल्ड करने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलने लगता है। तो वो सब बेटा न्यूक्लियर फोर्स जब हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ा जाएगा तो वहाँ डिस्कस किया जाएगा। बट अभी के लिए हम लोगों को क्या जानना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होल्ड करता है, इनवर्स स्क्वायर होल्ड करता है, यानी ये क्या होता है, सेंट्रल फोर्स फील्ड होती है। दूसरी बात कि डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा दो चार्ज को ज्वाइन करने वाले, चले चार्ज Q1 ये चार्ज Q2, तो इनको ज्वाइन करने वाले जो लाइंस होंगे इन्हीं लाइंस पर ही लगेगा, आइदर टूवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर टू ऑल स्टूडेंट। जो भी डायरेक्शन इनके बीच लगेगा वो इनको ज्वाइन करने वाले लाइंस पे ही लगेगा, आइदर टूवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर। अरे मान लो एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2, ये चार्ज Q3, तो इनके बीच फोर्स का डायरेक्शन बेटा इस लाइन पे लगेगा, इनके बीच फोर्स जो लगेगा इस लाइन पे लगेगा, इनके बीच फोर्स जो लगेगा इस लाइन पे लगेगा। और बातें सुने, अगला फैक्टर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन joining the two charges, always along the line joining the two charges। और बेटा सुने, मान लो बेटा एक चार्ज था Q1, एक चार्ज Q2, इनके बीच बहुत अच्छा सा रिलेशन था बेटा, दोस्ती का, अट्रैक्टिव फोर्स। और इनके लाइफ में कौन आ गया, एक तीसरा चार्ज आ गया Q3। तो बेटा इनके ज़िंदगी में जब तीसरा चार्ज आएगा तो क्या होगा, इनके बीच लगने वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स पे तीसरे चार्ज के एग्जिस्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो अलग बात है कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, बट दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनके बीच फोर्स जो लगेगा वो अलग लगेगा, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा। लेकिन वो अलग बात है कि जब हम लोग इस पे नेट फोर्स निकालेंगे तो इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स का रिजल्टेंट निकलेगा। बट इनके बीच फोर्स मान लो जो है 2 न्यूटन है, तो इसके आने से इस पे 2 न्यूटन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पे मान लो 3 न्यूटन लग रहा है, तो इनके बीच जो फोर्स है इस चार्ज के रहने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज के रहने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द फोर्स बिटवीन, क्या कंक्लूजन है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डज नॉट चेंज by the presence of थर्ड चार्ज। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था अपना कूलम्स लॉ का एक लेक्चर। इसके बाद हम लोग इसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म,
वेक्टोरियली कैसे इसको लिखते हैं और कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ को होल्ड करता है। आफ्टर देन वी विल गो टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल। बेटा कूलम्स लॉ के 3-4 तरह के न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। पहले चार्जेस, सिंपल चार्ज के बीच फोर्स, फिर उस सिंपल चार्ज का वेक्टर फॉर्म में फोर्स, फिर उनके बीच इक्विलिब्रियम, स्टेबल और नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स, फिर सरफेस टेंशन लगा दिया जाए, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए तो फोर्स। तो इस तरह के 4-5 प्रॉब्लम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कूलम्स लॉ के बेस पे पढ़ने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपटीशन की चीज़ें आपको सीखने हैं उसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में लाइव क्लासेस आपके क्लास में तो नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, आपकी पूरी कंपटीशन की पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें, आपको हर टॉपिक के न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे और जो न्यूमेरिकल आपको खुद से पूछने हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना न्यूमेरिकल टाइप करें, अगले लेक्चर सीरीज में आपको उसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके।